हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा में लगे होंगे, क्योंकि परीक्षा आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, तो क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और बाबू सबसे ज्यादा चिंता होगी आपको सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, उस गहराई से आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस दुख की दरिया में हम आपके साथ हैं। तो मैं आपके सामने आज ऐसे प्रश्नों को कराने जा रहा हूं जो 100% आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे 2025 में। बाबू आप सब तैयार रहिएगा, ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज हम सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के वो महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और 2025 में भी पूछने की पूरी तरीके से संभावना है। तो चलिए, ये 3 चैप्टर मैंने लिया है नागरिक शास्त्र का। इन तीनों चैप्टर से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय है। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ये दूसरा अध्याय है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इन तीनों अध्याय से जितने भी सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी सवालों को आज हम देखने वाले हैं और ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। बाबू क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये क्लास आपके लिए फायदेमंद रहा, लगा कि हाँ सर मैंने आपको कुछ ना कुछ दिया है, तो कमेंट जरूर करेंगे। और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए कि आप 2025 की तैयारी कर सको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीका से, तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए आइए, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ये सवाल आपके परीक्षा का बहुत ही चुनिंदा और पसंदीदा सवाल है। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल है। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन आखिर क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले सामाजिक विभाजन होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। देखिए, विविधता में ही एकता है, कहते हैं ना, विविधता में ही एकता है। और हमारे भारत देश में देखा जाए तो विविधता हर एक रूप में देखने को मिलती है। रंग, कास्ट, भाषा, कद, हर रूप में, मतलब तरह तरह भाषा बोलने वाले लोग हैं, तरह तरह उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है, लेकिन फिर भी उन सबको जोड़े रखता है क्या? एकता। विविधता में ही एकता है। ठीक है, तो विविधता विकासशील समाजों की एक विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं होती है वो सामाजिक विभेद कहलाती है। क्या कह रहा है कि रंग, जाति, धर्म, संप्रदाय के बीच, लोगों के बीच में जो विभिन्नताएं होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विभेद कहते हैं। ठीक है, परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। अगर हम धर्म के रूप में, क्षेत्र के रूप में और रंग के रूप में, जैसे कि लोग जातिवादी कर रहे हैं, ठीक है, रंग के लोग रंग को लेकर के आपस में मतलब कि कानाफूसी कर रहे हैं कि वो काला है, वो गोरा है, मतलब कि जो भेदभाव करते हैं, अगर इस तरह की भेदभाव हम कर रहे हैं रंग को लेकर के, धन को लेकर के और क्षेत्र को लेकर के, तो इसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक विभाजन का ये रूप ले लेती है। भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले या गरीब अमीर का विभेद सामाजिक विभेद कहलाता है। मतलब कि जब भी हम गोरे काले में, दलित स्वर्ण में और अमीर गरीब में जब हम इस तरीके का विभाजन करते हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही खराब है। क्योंकि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं सबको उतना ही अधिकार दिया गया है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, लेकिन जब हम गोरे काले में भेद करते हैं, अमीर गरीब में भेद करते हैं, स्वर्ण दलित में भेद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को बताता है, हमारी शिक्षा को बताता है। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन एक तरीके से देखा जाए तो हमारे समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा नहीं है, एक अच्छी कह सकते हैं कि वो उद्देश्य नहीं है जिससे लोग आगे बढ़े। तो जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे वही तो लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो भेदभाव हम करते हैं आपस में, गोरे कालों में, अमीर दलित में, स्वर्ण में, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से, ठीक है, तो सामाजिक विभाजन को जितना भी आप समझते हो, तो अगर अपनी भाषा में लिखते हो तो बेहतरीन तरीका से आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो लिखने का ये तरीका हुआ, अगर आप इस रूप में लिखते हैं तो बाबू आपके 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है आपके परीक्षा में? सांप्रदायिकता क्या है?
सांप्रदायिकता क्या है? यह सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट सवाल है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का सवाल है। तो जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि मैं किसी धर्म का हूं और दूसरा व्यक्ति किसी और धर्म का है। अगर मैं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगूंगा और सामने वाले धर्म को छोटा समझने लगूंगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा, दोनों के सोच में भेदभाव आ जाएगा, दोनों के सोच में अलगाव आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, संप्रदाय के आधार पर, धर्मों के आधार पर अगर हम दूसरे धर्म को, मान लीजिए मैं हिंदू हूं और यही मेरा अगर कोई दोस्त मुस्लिम है, अगर मैं अपने धर्म को सर्वोच्च मानने लगूं और उसके धर्म को छोटा मानने लगूं, हीन मानने लगूं, तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक भेदभाव की भावना आ जाएगी, अलगाव की भावना आ जाएगी। तो इसी अवधारणा को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर ये ऐसी धारणा अगर हमारे अंदर है तो ये हमारे भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, ये इसके लिए बहुत ही खतरनाक है। अब मत बताइए कि जो जिस भी जाति का है, जिस भी धर्म का है, उसके लिए वो सर्वोच्च है, वो महान है। ठीक है, अपनी जाति और अपने धर्म का बखान करना ये कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म अपने जाति का बखान कर रहे हो, उसको सर्वोच्च मान रहे हो और दूसरे के धर्म और जाति को छोटा और नीच समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक सांप्रदायिकता की धारणा है। और ऐसी जो धारणा होती है ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। आई बात समझ? तो अगर इस तरीके से आंसर लिखते हो तो 2 में 2 नंबर फिक्स है। ठीक है जी, आया बात समझ? आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। लैंगिक असमानता क्या है? देखिए भाई साहब, ये सवाल भी आपके परीक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है। लैंगिक असमानता क्या है? जब हम पुरुष स्त्री, लड़का लड़की के बीच में जब भेदभाव करते हैं, ठीक है, लड़कियों को वंचित करते हैं, ठीक है, उनके अधिकारों से, तो इसी को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? हालांकि ये 5 नंबर में भी पूछ देता है और कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, अगर 2 नंबर और 5 नंबर में पूछेगा तो आप किस तरीके से लिखोगे? चलिए आइए इसको समझते हैं कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों के भेद करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जा का और हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता कहलाती है। लैंगिक असमानता क्या कहलाती है? समझ में आई कि लिंग के आधार पर जब पुरुष और स्त्रियों में हम भेद करते हैं और स्त्रियों की जो तुलना है पुरुषों की तुलना से जब हम उसको हीन समझते हैं, मतलब दोयम दर्ज समझते हैं, तो इसी भावना को हम क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता कहते हैं। मतलब कि हम असमान दिखा रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो पुरुष की तुलना में बहुत ही हीन है, नीचे हैं। तो इस तरीके की भावना को हम क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता कहते हैं। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, जैसे कि शिक्षा में, खान पान में, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की 4 दीवारी में कैद रखना और घर के काम काज तक सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण है। तो अगर 2 नंबर का पूछेगा तो अगर आप बस इतना जवाब दे दोगे कि लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव करना ही लैंगिक असमानता कहलाती है। ठीक है, तो अगर 5 नंबर का दे देगा तो इन शब्दों को, इन सेंटेंस को आप जोड़ दीजिएगा। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़कियों को एक 4 दीवारी में कैद रखना, ठीक है, यही आपका लैंगिक असमानता है। आई बात समझ? स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण है। तो आप सभी को पता है कि भाई स्त्रियां जो होती हैं वो किसकी कैद में रहती है? कहने का मतलब हम सब अपना क्या दिखाते हैं? हुक्म जमाते हैं स्त्रियों पे, लड़कियों पे। ठीक है, तो यही एक लैंगिक असमानता का जो है उदाहरण है। लेकिन अब जो है हमारा समाज जो है बदल रहा है। अब लड़कियों को भी उतनी ही आजादी है जितने लड़के को है। लड़कियां भी खुल करके पढ़ रही है, अपने फ्यूचर को संवार रही है। और देखिए ना, कहाँ नहीं लड़की पहुंच रही है। जहां लड़के नहीं पहुंच पा रहे वहां लड़कियां पहुंच रही है। हर जगह टॉपर आप देखेंगे तो लड़कियां ही रह रही है। किसी भी सेक्टर में देख लीजिए हमारी लड़कियां परचम लहरा रही है। तो अब लड़कियां पीछे नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना एक मूवी है दंगल, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या? तो वही चीज है। तो लैंगिक असमानता समझ में आए तो ये 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का है, पूरे में पूरे नंबर आपको लाना है। समझ में आ गया? चलिए आइए हम समझते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं?
धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी आपके परीक्षा में बाबू पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हो कि जो धर्मनिरपेक्ष जो है वो किसी भी राज्य को, ठीक है, या फिर किसी भी धर्म को, ठीक है, राज्य में उसकी विशेष दर्जा नहीं देगा। कहने का मतलब अगर आप हिंदू धर्म से हो, अगर आप किसी भी जाति से हो, ठीक है, तो आपके उस जाति उस धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दे सकता है। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आजादी देता है। यह दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है, आपको यह आजादी मिली हुई है, आपके पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म में परिवर्तित हो सकते हो। तो इससे यह पता चलता है कि जो भारत हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, धर्म के आधार पर यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है और ना ही करना चाहिए। जो हम लोग जो कर रहे हैं ना कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो भाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, तो हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आई बात समझ? तो सवालों को बेहतरीन तरीका से लिखेंगे तो 2 में 2 नंबर आपके फिक्स है। आइए चलिए, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल भी आपके परीक्षा में आ सकता है और आसानी से आप जवाब दोगे और 2 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। ये सवाल गारंटी है कि आएगा ही आएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हो कि सर लिखेंगे क्या। ठीक है, तो सवाल क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? अरे भाई साहब, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आओ समझ लो, क्योंकि ये 2 नंबर आपको सीधे सीधे आपके परीक्षा में दिलाएगा। शासन के विभिन्न अंग हैं, जैसे विधिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। शासन व्यवस्था के विभिन्न अंग है, विधिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, और ये तीनों के बीच में सत्ता का बंटवारा हुआ है। इसी को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज वितरण किसको कहते हैं? कि जो शासन के विभिन्न अंग हैं, विधिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में सत्ता का बंटवारा हुआ है, इसी को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विधिका जो कि नियम को बनाता है, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। कार्यपालिका जो नियम और कानून को करवाता है, ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और न्यायपालिका जो नियम और कानून की जांच करता है कि कोई त्रुटि तो नहीं, जिसको हम जुडिशियरी कहते हैं। अगर लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो नियम और कानून बनते हैं किसके द्वारा? आपके एमपीज, एमएलए, पीएम, ठीक है, प्रेसिडेंट, ये नियम और कानून लेकर के आते हैं। उस पे जो कार्रवाई करता है, जो उसकी देखभाल करता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि नियम बना हुआ है कि आप जब भी गाड़ी चलाओगे, जब भी 2-4 वाहन चलाओगे, 2-4 पहिए वाले, तो आपको भाई हेलमेट पहनना है। अगर आप 4 चक्के की सवारी कर रहे हो, तो अगर आप हेलमेट नहीं पहने हो, 2 चक्के की सवारी कर रहे हो, तो भाई साहब आप पे क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस आप पे धड़ाक से न मारेगी, फाइन। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर आपको लगता है कि आप सही हो और बेवजह आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप कहां जाओगे? न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी में, कि मैंने तो भाई नियम कानून का उल्लंघन भी नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरा फाइन काटा गया है। तो समझ में आ गया? तो इन तीनों के बीच में बंटवारे हुए हैं, तीनों अपने अपने रूप में काम करते हैं, इसी को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। आई बात समझ? तो ये 2 नंबर आपके जो है आराम से सवाल आप करके आओगे। ठीक है जी, आइए, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ये 5 नंबर 2 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। ये 5 नंबर में पूछा गया था आपके 2022 में। ठीक है, अब 2025 में हो सकता है कि 2 नंबर में पूछ दे या फिर 5 नंबर में ही पूछ दे। तो आइए, क्यों इसको छोड़े। तो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। तो सत्ता की जो साझेदारी है बाबू, ठीक है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता की साझेदारी की संख्या दी जाती है। कहने का मतलब कि जितने भी नागरिक हैं
वो सरकारी कामों में, ठीक है, सरकारी कामकाज में अपना योगदान दे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसी को हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमें कोई समस्या होती है अपने जिले के अंतर्गत, अपने पंचायत के अंतर्गत, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को कोई निवारण करे। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। किसी एक के हाथों में जो है सत्ता निहित नहीं है, उसका बंटवारा हुआ है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को पंचायत के रूप में, पंचायत के अपने कोई ऐसे हल हुए, मसले हुए, तो वो अपने पंचायत समिति के पास जाएगा, पंचायत का जो मुखिया होगा, पंचायत का जो हेड होगा, ठीक है। अगर जिला में कोई समस्या हुई तो वो अपने जिले के हेड के पास जाएगा, ठीक है। राज्य में कोई ऐसी समस्याएं हैं तो राज्य के जो मंत्री होंगे, हमारे मुख्यमंत्री, वो उस समस्याओं को सुलझाते हुए नजर आएंगे। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है कि पावर अगर हम किसी एक के हाथों में दे देंगे तो इससे हमारा कभी भी राष्ट्र नहीं चल सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि नागरिकों को सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी की संज्ञा जो है दी गई है। अर्थात राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में साझेदारी है। क्या कह रहा है? सिंपल भाषा में समझिए कि नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता की साझेदारी कहलाती है, ठीक है जी। आप निर्णय ले सकते हैं या फिर उस निर्णय का निर्माण कर सकते हैं। इसी को हम सत्ता की साझेदारी भी कहते हैं। यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित हो। और यह कब संभव हो पाएगा? जब सत्ता में अधिक से अधिक लोग जो है भाग लेंगे, ठीक है। किसी एक के हाथों में अगर सत्ता निहित की जाएगी, पावर निहित कर दिया जाएगा, तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा कि अपने बात को रख सके, अपनी समस्याओं को रख सके। तो इस वजह से सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो समझ में आ गया सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो? 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर की तरह लिख दोगे। 2 नंबर का अगर कोई भी सवाल पूछेगा तो मुश्किल से 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है। अगर 5 नंबर का पूछेगा तो आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में बाबू लिखना है। आई बात समझ? 2 नंबर और 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण सवाल किए जो आपके परीक्षा में बाबू 110% मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे आपके 2 प्रश्न तो फिक्स है आएंगे, ठीक है। तो इसको आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये क्लास अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो एक बार आप सभी कमेंट में जरूर बता देंगे कि सर इस तरीके का वीडियो और लाते रहिए। तो और आपके नागरिक शास्त्र के और हम 5 सवाल ऐसे लाएंगे, अब इससे बाहर आपके सवाल नहीं पूछता है, बार बार यही सवाल रिपीट होता है। आई बात समझ? तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और तैयारी में लगे रहना क्योंकि टॉपर चॉइस की टीम आपके साथ है।